नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। और इस वक्त की बड़ी खबर खेल मंत्रालय से आई है, जहां राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली, 2 कांस्य पदक जीतने वाली शूटर मनु भाकर और वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को भी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते थे। वहीं 18 साल के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने सिंगापुर में 11 दिसंबर को वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता था और वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने वाले वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे। 32 और खिलाड़ियों को भी अर्जुन पुरस्कार दिए जाएंगे। 5 जो कोच हैं उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन। विमल, ये जो खेल पुरस्कार हैं, इनसे ठीक पहले एक विवाद हुआ था मनु भाकर को लेकर। क्या विवाद के बाद उनका नाम शामिल किया गया, हालांकि वो इसकी हकदार थीं? और जो विस्तृत डिटेल जो है इस पूरे खेल पुरस्कारों का, वो क्या है? देखिए, नाम जरूर शामिल हुआ, लेकिन ये जो जैसे मेरी अभी खेल मंत्रालय के सोर्सेज से बातचीत हो रही थी, उनका कहना था कि उन्होंने कोई लिस्ट तो पब्लिश की नहीं थी। तो जो करेक्टिव मेजर है वो एक्चुअली जो अवार्ड कमेटी है वहां पे जो कुछ हुआ उसके बाद लिया गया है। एक बात और इसमें ध्यान रखनी होगी कि जो अप्लाई किया था मनु भाकर ने, उसमें कहीं गड़बड़ी हो गई थी, वहीं वहां भी कहीं चूक हुई जिसको मनु भाकर ने स्वीकारा था। और खेल मंत्री के हाथ में एक पावर होता है जहां पे आप एक से ज्यादा खेल रत्न पुरस्कार दे सकते हैं, 2 ऐड कर सकते हैं। तो डी गुकेश का नाम जो इसमें जुड़ा है वो प्लेजेंट सरप्राइज है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि डी गुकेश, देखिए पहले भी एक परंपरा रही है कि ओलंपिक से खिलाड़ी जीत के आते थे और उसके बाद उन्हें खेल रत्न पुरस्कार मिलता था। डी गुकेश का मसला अभी इसी महीने पिछले महीने खत्म हुआ, तो जाहिर तौर पे उसके बाद उनको एक लंबा इंतजार करना पड़ता और अवार्ड वक्त पे मिले तो उसका मजा कुछ और होता है। वो डी गुकेश के साथ किया गया, जो कि एक प्लेजेंट सरप्राइज है। मुरलीकांत पेटकर जो सबसे पहले पैरालंपिक में गोल्ड जीता था, उनको इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो कई सारे पुरस्कार हैं जिनमें करेक्टिव रेक्टिफाइड मेजर्स है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो बड़े और विवाद हर बार होते हैं, इस बार भी मनु भाकर को लेकर हुआ विवाद, लेकिन जिसकी वजह मैंने आपको बताई। लेकिन मोटे तौर पे जो डिजर्विंग नेम है उनमें कई लोगों को मिला है। कुछ नाम योगेश कथुनिया जैसे लोग हैं जिन्होंने डबल ओलंपिक मेडल जीता है, वो अब भी मांग कर रहे हैं कि उन्हें खेल रत्न मिलना चाहिए था और वो अपनी मुहिम छेड़े में। तो कई सारे विवाद हर बार होते हैं, लेकिन इस बार जो नाम आप कह रहे हैं मनु भाकर या डी गुकेश का जुड़ना, ये जरूर प्लेजेंट सरप्राइज है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विमल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने के मामले ने विवाद का रूप ले लिया है। इस मामले में संभल के डीएम ने उन आरोपों को खारिज किया है जिसमें कहा गया कि पुलिस चौकी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बन रही है। उन्होंने कहा कि ये बात गलत है, अज्ञात लोगों के खिलाफ इस मामले में दर्ज होगा गलत जानकारी फैलाने के लिए। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ होंगे। रवीश हमारे साथ हैं इस वक्त। रवीश, ये हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में पुलिस चौकी बन रही है, काफ़ी बड़ी पुलिस चौकी है और इसके ठीक सामने शाही जामा मस्जिद है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर ही बन रही है, ऐसी बात जो है खुद AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कही। तो क्या इस पर सफाई है डीएम की? किसकी ज़मीन थी ये जहां पुलिस चौकी बनाई जा रही है? जी देखिए, संभल के जिला प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना है कि अभी तक कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं आया है। 2 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया था, तो जितने भी दस्तावेज हैं उन सब की जांच की गई है। और अब जो संभल के डीएम हैं उनका ये कहना है कि उसमें कोई सच्चाई नहीं पाई गई है। यानी ये जो भूमि है जिस पर नगर पालिका की है, जिस पर पुलिस चौकी बन रही है। मेरे साथ में संभल के एसपी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आप लोगों ने अभी तक जांच की है, जो पुलिस चौकी जिस जमीन पर बन रही है उसमें अभी तक क्या फाइंडिंग्स निकल कर आई है? जो सत्यव्रत पुलिस चौकी बन रही है, उस जगह पे जो बिल्डिंग बन के जो रेडी हुई है,
कुछ दिन पहले एक प्रतिनिधिमंडल है, वो आया था। उस प्रतिनिधिमंडल के सामने एक वकील साहब प्रस्तुत हुए और उनके द्वारा कुछ कागजात दिए गए। उन कागजात की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी है, वो डीएम महोदय द्वारा बनाई गई, जिसमें एसडीएम, सीओ और ईओ नगर पालिका 3 लोग थे। उन तीनों द्वारा आज जो जांच रिपोर्ट दी गई है, उस समय भी बताया गया था कि जो जांच होगी, जांच के बाद में आप सबको बताया जाएगा कि क्या स्थिति है। जांच रिपोर्ट में उनके द्वारा प्रथम दृष्टया जो डॉक्यूमेंट उस दिन दिए गए थे, वो फर्जी प्रतीत हुए हैं और प्रथम दृष्टया विवेचना कराए जाने की संस्तुति है, वो इस कमेटी द्वारा की गई है। उसी के आधार पे अभियोग जो है वो थाना कोतवाली संभल पे वर्तमान में पंजीकृत किया जा रहा है। और जहाँ जहाँ भी जनपद संभल में सेक्शन 56 जो वक्फ एक्ट का 1995 का वायलेशन हो रहा है, कई ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे इसका वायलेशन हो रहा है, जिसमें जो संपत्तियाँ वक्फ के नाम कर दी गई थी पूर्व में और उनका जो जिस प्रयोजन के लिए की गई थी उस प्रयोजन पर ना करके उनको प्राइवेट यूज़ के लिए किया जा रहा है, उन सबके भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस वर्तमान इस प्रकरण में जो कागजात हमें दिए गए थे उसके अंदर ऐसी भी चौदियाँ हैं जो कि 1.5 किलोमीटर लंबी और 700 मीटर लंबाई और चौड़ाई में, जो कि प्रथम दृष्टया है वो फर्जी प्रतीत होती है। अच्छा सर, ओवैसी साहब ने भी ट्विटर पर एक वो डाला था कि वक्फ की संपत्ति है जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, तो क्या उस दस्तावेज की भी आप लोगों ने जांच की जो सोशल मीडिया के जरिए? हमारे सामने जो कागजात यहाँ फिजिकली लाके प्रस्तुत किए गए हैं उसी के आधार पर जाँच की गई है। हमारे साथ में डीएम है संभल के राजेंद्र पेंसिया जी। सर ये बताइए, आप लोगों ने जो जांच कमेटी बनाई थी, आज उसकी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स आप लोगों को मिली है? त्रिसदस्यीय जांच कमेटी ने जो संख्या 1 से लेकर 20 तक की जितनी भी उसमें वक्फ संपत्तियों का उल्लेख है, उनकी चौहद्दी या बाउंड्रीज बहुत दूर दूर हैं। लगभग 4 किलोमीटर जो 9वें नंबर की संपत्ति है, उसमें एक संपत्ति के दोनों ओर की जो बाउंड्री है वो 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी तरह से 750 मीटर, 1.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। तो एक तरह से शहर की जो ज़्यादातर भूमि है, आसपास के 1-2 गांव की भी भूमि है, वो भी उसके अंतर्गत आती है। तो यदि इतनी संपत्ति है तो किसी के स्वामित्व में रही होगी तभी वो वक्फ करता है। तो हमारे पास में वर्तमान में जो भी दस्तावेज है वो अनरजिस्टर्ड है जो हमें दिया गया, और दूसरा उसमें स्वामित्व का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि स्वामित्व के उपरांत ही कोई भी भूमि दी जा सकती है। और तीसरा, बहुत सारी सरकारी भूमि है, सरकारी भूमि का तो वक्फ हो ही नहीं सकता है। अच्छा, आप लोग ये भी कह रहे हैं कि अज्ञात लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज करने की बात कर रहे हैं, इसमें किसी का नाम आया है, जिक्र आया है कि कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया पर? ओवैसी साहब ने भी अपने ट्विटर पर एक वो लगाया कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। एफआईआर करने की बात 2 तरह से है। एक, इस भूमि के आधार पर बहुत से यहाँ पे हिब्बे नामे या एग्रीमेंट या मौखिक बैनामे जिनको कहते हैं वो हो रहे हैं, तो इस तरह की भी हमें शिकायत मिली है। तो यदि इस तरह की भी स्थिति आती है तो हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि 1995 वक्फ एक्ट की धारा 56 स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी का विक्रय भी नहीं किया जा सकता है। तो प्राइमा फेसी जितनी भी चीज़ें हैं वो निराधार हैं, और इसी आधार पर हमने कहा कि विधिक कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर जिला प्रशासन का कहना है कि अभी तक वक्फ बोर्ड से की संपत्ति से जुड़ी जो भी कागजात आए हैं उन सभी फर्जी पाए गए हैं और इस तरीके का कोई अभी तक रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं आया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बाकायदा जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद में अब अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाएगा अगर इसमें कोई शामिल हुआ पाया गया तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवीश, विस्तार से जानकारी देने के लिए, उस मामले में संभल के एसपी और डीएम दोनों से बात करने के लिए। और अब चलते हैं गोरखपुर, जहां इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। और आज यही कारण है, पिछली सरकारें बंद करती थी, कभी फर्टिलाइजर कारखाना, कभी पिपराइज की चीनी मिल, कभी मेडिकल कॉलेज, कभी कृषि कॉलेज, और बेचती भी थी। और ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार बंद नहीं करती है, बेचती नहीं है, बल्कि नया सृजन करती है, नया बनाने का काम करती है, नया सृजन का काम करती है, बनाती है, एक माहौल बनाती है, नया निर्माण करती है। उनके समय में रामगढ़ ताल के किनारे अपराध होते थे, आज वो पर्यटन का एक सुंदर केंद्र बिंदु बना हुआ है। देश और दुनिया अति आकर्षित होती है, नई नई चीजें आ रही हैं।
आधुनिक भारत के आधुनिक उत्तर प्रदेश में आधुनिक गोरखपुर कहां पर है, यह आज देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त होगा और आज इसी दृष्टि से हम सब यहां पर आए हैं। ये जो कृषि विद्यालय बना है नया, चलता पहले से था, लेकिन इसमें अब जो नया भवन बना है, नए फर्नीचर लगे हैं, नए क्लासरूम बने हैं, डेमोस्ट्रेशन के रूम बने हुए हैं, कंप्यूटर लैब्स बनी हुई हैं, ये नए तरीके से किसानों को प्रशिक्षण देने का एक माध्यम बनेगा। बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण समारोह में चाचा भतीजे की एक तस्वीर सबकी दिलचस्पी के केंद्र में है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाथ जोड़कर प्रणाम करते दिख रहे हैं। दोनों के बीच काफ़ी खटास रही, जबकि पिछले कुछ समय में नीतीश भी तेजस्वी यादव की तरफ हाथ बढ़ाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, मुस्कुराते नज़र आ रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये बिहार में लालू यादव के बयान के बाद और भी ज़्यादा दिलचस्प इसलिए हुई हैं क्योंकि लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, वो हमारे पास आएंगे तो हम उन्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो भी बयान लालू यादव ने दिया है वो उन्होंने मीडिया को शांत करने के लिए दिया। और उन्होंने उधर जो एनडीए जो जेडीयू है, जेडीयू के नेता इस पूरे मसले पर ये कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ हैं। तो लालू यादव क्या कह रहे हैं, फिर तेजस्वी क्या जवाब दे रहे हैं और फिर जेडीयू की तरफ से क्या सफाई है, सुनते हैं। साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है। नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए, मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं आप उनको साथ लेंगे? नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। मतलब नीतीश कुमार गठबंधन करेंगे तो आरजेडी को कोई इतराज नहीं है, इसलिए कि फैसला आप ही लेते हैं, बाकी नेता कोई कुछ भी बोले उससे कोई लेना देना नहीं? नहीं, हम लोग फैसला लेते हैं, जरूर लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है, नहीं लेते हैं, भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। फिर आएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ, रख लेंगे। सारी गलती आप माफ कर देंगे? माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। चलिए छोड़िए ना, लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। और अब वक्त है एक ब्रेक का।